हेलो स्टूडेंट, आज डी ब्लॉक सीरीज में लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करने वाले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लेक्चर नंबर 7 था, और लेक्चर नंबर 8 हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो पहले इसके बारे में जल्दी जल्दी में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मान लो मेरे पास मेटल है, सॉलिड स्टेट में, ये इक्वेशन मैंने लिख दिया M प्लस एक्वस मीडियम इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो आपको पता चल रहा है ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट ये सिंगल स्टेप में नहीं होगा। आपको पता चल रहा है ना, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली लॉस नहीं होता है। तो पहले क्या करना है ना, मेटल सॉलिड को मेटल गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा, उसके बाद ये मेटल लॉस होगा। फिर एक्वस मीडियम में लाने के लिए हमको वाटर डालने पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले जो मेटल सॉलिड स्टेट में है उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ये गैसियस स्टेट में जो आयन, मेरे को क्या चाहिए ना, आयन कौन सा मीडियम में, एक्वस मीडियम में, तो पानी डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने स्टेप लिख दिया 3 स्टेप, मतलब ये एक ओवरऑल रिएक्शन। तो ये ओवरऑल रिएक्शन होता है 3 स्टेप में। तो यहाँ पे जो 3 स्टेप का रिएक्शन, सभी स्टेप में हम एंथैल्पी चेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सॉलिड को गैस कन्वर्ट करने के लिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहाँ पे तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन मैंने लिख दिया। और यहाँ पे जो M प्लस गैसियस स्टेट में M प्लस एक्वस, तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आपको पता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा था ब्लॉक में जो लिखा है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में मान लो एंथैल्पी ऑफ चेंज को मैंने लिखा टोटल एंथैल्पी चेंज। तो आपको पता है ना, टोटल एंथैल्पी चेंज, टोटल एंथैल्पी चेंज बराबर टू क्या होगा, बताओ क्या होगा, सोच पा रहे हो तो क्या होगा, ये तीनों स्टेप का चेंज इन एंथैल्पी। तो ये तीनों स्टेप का एंथैल्पी का सम होगा, ये टोटल एंथैल्पी चेंज। तो टोटल एंथैल्पी चेंज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये मेरा हो गया टोटल एंथैल्पी चेंज का इक्वेशन। तो टोटल एंथैल्पी चेंज इज द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टोटल एंथैल्पी चेंज, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ टोटल एंथैल्पी चेंज। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के ऊपर, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन के ऊपर एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर। सुन पा रहे हो मेरे बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, the 3 factors, enthalpy of sublimation, ionization enthalpy and enthalpy of ionization। तो आखिरकार यहाँ पे सवाल ये है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्यों पढ़ने वाले हैं। तो मान लो मेरे पास एक एग्जांपल लिख लिया मैंने, जो हमारा है M सॉलिड M प्लस एक्वस को कन्वर्ट हो गया। तो मैंने इसको लिख दिया E नॉट M स्लैश M प्लस, ये एक्वस मीडियम में, ये सॉलिड स्टेट में। तो आपको पता चल रहा है ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने लिख दिया। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होगा तो ये ऑक्सीडेशन फेवरेबल होगा, इसका मतलब है M प्लस स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है बात। अगर ये वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीडेशन फेवरेबल होगा। अगर ये ऑक्सीडेशन फेवरेबल होता है तो आपको ये समझ में आ रहा है M प्लस ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा इक्वेशन M प्लस एक्वस, ये कन्वर्ट हो गया M को, M प्लस से कन्वर्ट हो गया M। अगर इसको मैं पोटेंशियल के हिसाब से लिखूंगा तो मैं लिखूंगा E नॉट M प्लस स्लैश M। तो ये हो गया ना रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल बोलूंगा मोर पॉजिटिव है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है तो ये रिडक्शन फेवरेबल होगा। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे M प्लस क्या है, अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है। अगर M प्लस आसानी से कन्वर्ट हो जाता है M को, तो इसका मतलब ये हुआ ना, तो M प्लस लेस स्टेबल है। अगर M आसानी से M प्लस को कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, M प्लस। तो मतलब यहाँ पे
तो हमारा थीम क्या है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम क्या है ना, यहाँ पे हम ये फंडा अप्लाई करेंगे, ट्रांजिशन ऑफ मेटल का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है कौन सा नहीं है, ये वाला पता चलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। ये पॉइंट नोट कर लेना। स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमको पता चलेगा ट्रांजिशनल मेटल का कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो ये पता चलेगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बात करने वाले हैं ट्रेंड्स इन M3+ M2+, ये वाला ट्रेंड्स इन M3+ M2+ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूंगा, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको दिख रहा है ना ये वाला जो लिखा है मैंने, ये रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मैं बोल दूंगा ये रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है या वैल्यू ज्यादा है, हाई वैल्यू, मोर पॉजिटिव मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ऐसे हम बोलते हैं। तो अगर ये होता है तो इसका मतलब है M3+ से M2+ रिडक्शन मोर फेवरेबल है, M3+ से M2+ वाला रिडक्शन क्या होगा, मोर फेवरेबल होगा। तो अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो खुद रिडक्शन हो रहा है, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ये एक बेटर ऑक्सीडाइजर होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये वाला चीज याद रखना, अगर E0 ऑफ M3+ M2+ मोर पॉजिटिव है तो M3+ क्या होगा, आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो दूसरी बात, तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा, M3+ या M2+, तो हम ये बोलेंगे M3+ अनस्टेबल, या ऐसे भी बोलेंगे लेस स्टेबल। तो ये कंपेयर करेंगे तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये मैं बोलूंगा E0 ऑफ M3+ M2+ मोर नेगेटिव, अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर नेगेटिव होगा, या इसको हम बोलेंगे लेस वैल्यू, लो वैल्यू, तो इसका मतलब ये है, तो M3+ से M2+ ये रिडक्शन वाला इतना फेवरेबल नहीं है, तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं M3+ क्या है, ज्यादा स्टेबल है, M3+ क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। रिडक्शन कब पॉसिबल होगा, जब वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगा, ज्यादा नेगेटिव का मतलब क्या है ना, ये रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ M3+ क्या होगा, स्टेबल होगा। बस ये दो लाइन याद रखना आपको, क्वेश्चन के लिए ये दो लाइन याद रखना, क्या ना, अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा तो M3+ क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, या रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव या कम वैल्यू होगा इसका, तो M3+ क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसके लिए जो 3D सीरीज मेटल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक तैयार किया है, एक निमोनिक आपके सामने में रख रहा हूं। 32 चौर NDTV पाए फिर मांगे कुकर, 32 चौर NDTV पाए फिर मांगे कुकर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो मैंने 32 मेंशन किया है, यहाँ पे +3+2 स्टेट, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे E0 ऑफ M3+ M2+ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चोर का मतलब क्या है, क्रोमियम। देखो NDTV मतलब नेगेटिव डिक्रीजेस, ND का मतलब क्या है, नेगेटिव डिक्रीज, बताऊंगा। यहाँ पे T का मतलब क्या है, टिटानियम, V का मतलब क्या है, वैनाडियम। पाई को हम ऐसे भी लिखते हैं PI ना, तो पॉजिटिव इंक्रीज, PI का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंक्रीज। फिर में क्या है, आयरन, मांग में क्या है, मंगानीज, और कुकर का मतलब है कॉपर। तो इसका मतलब ये हुआ, तो अगर हम ये बोलेंगे E0 ऑफ M3+ M2+ रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर, तो सबसे कम किसका होगा, क्रोमियम का,
उससे ज्यादा किसका है टिटानियम का, उससे ज्यादा है वानाडियम का, उससे ज्यादा है आयरन, देन मैंगनीज, लास्ट में सबसे हाईएस्ट किसका है कोबाल्ट का। फिर से मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 3D सीरीज का रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा वाला M3 प्लस M2, ये रिडक्शन पोटेंशियल को याद रखने के लिए मतलब किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये बनाने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। 32 सर NDTV पाए फिर मांगे कुकर। तो यहाँ पे 32 का मतलब मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे E नॉट ऑफ M3 प्लस M2 प्लस, सोर का मतलब क्रोमियम है, ND मतलब नेगेटिव डिक्रीजेस बताऊंगा अभी अभी, टिटानियम वानाडियम, पाई का मतलब हम PI में लिखते हैं पॉजिटिव इंक्रीजेस, फिर में आयरन आता है, मांगी मैंने मतलब मैंगनीज है, कुकर मतलब कोबाल्ट, मतलब यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल का सबसे कम वैल्यू किसका है क्रोमियम का, उससे ज्यादा है टिटानियम, उससे ज्यादा है वानाडियम, फिर आता है आयरन, फिर आता है मैंगनीज और सबसे हाईएस्ट किसका है कोबाल्ट। और जो बाकी जो मेटल 3D सीरीज में हम नहीं लिख रहे उसके बारे में एनसीईआरटी में कोई भी डाटा नहीं है, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में बस यही 6 मेटल का डाटा है M3 प्लस M2 रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। अभी मैं बताऊंगा आपको, मैं यहाँ पे कुछ डाटा आपके सामने रख रहा हूँ, ये डाटा से हिसाब से मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। डाटा मेरा पास क्या है ना, देखो क्रोमियम का जो है, क्रोमियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है माइनस 0.41 वोल्ट, ठीक है क्रोमियम, देन आता है टिटानियम, देन आता है वानाडियम, क्रोमियम टिटानियम आता है माइनस 0.37 और वानाडियम इस वोल्ट में है और वानाडियम आता है 0.26 वोल्ट। तो ये डाटा को याद रखने की जरूरत नहीं है। देन आता है आयरन, देन आता है मैंगनीज, लास्ट में क्या है कोबाल्ट। आयरन का आता है 0.47 प्लस 0.77 वोल्ट, मैंगनीज का आता है प्लस 1.57 वोल्ट और कोबाल्ट का आता है प्लस 1.97 वोल्ट। अब ये डाटा को कंपेयर करो, मैंने यहाँ पे जो लिखा है 32 चौर NDTV पाई, मतलब ND का मतलब क्या है नेगेटिव डिक्रीजेस, तो क्रोमियम से वानाडियम तक, क्रोमियम से वानाडियम तक नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे ये ज्यादा नेगेटिव है, उससे कम नेगेटिव ये है, उससे कम नेगेटिव है, तो मैथ के हिसाब से देखेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट को इंक्रीज हो रहा है। मैं यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर लिखा है, क्रोमियम देखो सबसे लोएस्ट है, मैथ के हिसाब से देखेंगे तो ये वैल्यू सबसे लोएस्ट है, देन हाईएस्ट वैल्यू ये, देन हाईएस्ट, देन हाईएस्ट, देन हाईएस्ट और सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है कोबाल्ट का। ये मैंने ऑर्डर लिख दिया। अगर मैं डाटे के बारे में बात करूंगा, क्रोमियम टिटानियम वानाडियम ये तीनों का नेगेटिव है और तीनों के नेगेटिव में सबसे ज्यादा नेगेटिव है क्रोमियम का और उससे कम टिटानियम, उससे कम वानाडियम, तो मैंने यहाँ पे लिखा ND, तो इसका मतलब ND का मतलब क्या है नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। बस मैथ के हिसाब से क्रोमियम का सबसे कम वैल्यू, उससे ज्यादा है टिटानियम, उससे ज्यादा है वानाडियम, तो यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा है। और पाई मतलब पॉजिटिव इंक्रीजेस, देखो ये तीनों मेटल का देखो आयरन मैंगनीज कोबाल्ट, देखो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, तो Pi का मतलब क्या है पॉजिटिव इंक्रीज। बट ये याद मत रखो, बस जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रोमियम टिटानियम वानाडियम आयरन मैंगनीज कोबाल्ट, लेफ्ट टू राइट रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। अगर इसके बारे में हमको एक क्वेश्चन दे देगा हाईएस्ट E नॉट M3 प्लस M2 प्लस H, इनमें से इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा, इनमें से किसका ज्यादा होगा, इनमें से जो चार ऑप्शन में किसका हाईएस्ट होगा तो मैंगनीज होगा, इनमें से मैंगनीज होगा, बट सबसे हाईएस्ट किसका है या कोबाल्ट का है। तो ऐसे क्वेश्चन आने का चांसेस भी है, तो ये याद रखने के लिए आपको याद रखना है 32 और NDTV पाए फिर मांगे कुकर, ये याद हो जाएगा। ये तो मैंने ट्रिक बता दिया। अगर इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे तो हमारा एक्सप्लेनेशन ऐसे होगा,
ध्यान दो यहाँ पे कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो पहले जो मैंने बता दिया था ई नॉट ऑफ m3 प्लस प्लस m2 प्लस, अगर ये वैल्यू ज्यादा होगा, हाई वैल्यू होगा, तो यहाँ पे m3 प्लस क्या होगा, लेस स्टेबल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ई नॉट ऑफ m3 प्लस प्लस m2 प्लस वैल्यू लो होगा या मोर नेगेटिव होगा, वैल्यू कम होगा, तो यहाँ पे m3 प्लस वाला क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये चीज दिमाग में रखने के बाद, फिट करने के बाद, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले पॉइंट टू पॉइंट, जो मैंने यहाँ पे डाटा आपके सामने रखा हूं, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी। चल पहले बात करते हैं स्कांडियम के बारे में। अगर हम स्कांडियम का 3+ चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है +3 +2 के स्टेबिलिटी के बीच वाला क्वेश्चन है, तो अगर मैं स्कांडियम 3+ के बारे में बात करूंगा, तो स्कांडियम 3+ में एक नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चला आपको ना? स्कांडियम 3+ मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन ना, क्योंकि स्कांडियम में 21 इलेक्ट्रॉन, 3+ में 18 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये आर्गन जैसा है, तो आर्गन मतलब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और जिसके पास नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और जिसका 3+ स्टेबल है, जिसका 3+ स्टेबल है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ स्कांडियम 3+ स्लैश स्कांडियम 2+, ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया? क्योंकि मेरे को पता चल गया स्कांडियम का 3+ क्या है, स्टेबल है, तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या होगा ना, कम होगा। ठीक है, हालांकि फिलहाल इसका डाटा एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये टेबल में इसका डाटा नहीं है, फिर भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्कांडियम का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा, क्योंकि स्कांडियम का 3+ क्या है, स्टेबल है। तो ये वाला चीज आपको दिमाग में होना चाहिए, तभी जाके हम एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। अगर हम बात करेंगे क्रोमियम 3+ की, क्रोमियम 3+, तो अगर क्रोमियम 3+ देखेंगे, ये तो D3 वाला कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि क्रोमियम का वैलेंस शेल में 3d5 टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 को तो जाना पड़ेगा, अभी D3 है, तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो ये होगा T2G3 Eg0, तो T2G3 मतलब ये हाफ फील्ड। समझ में आ रहा है बात? अगर T2G3 का हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 3 के पास है, तो इसका मतलब है क्रोमियम 3+ स्टेबल है। अगर क्रोमियम 3+ स्टेबल है, तो ई नॉट ऑफ क्रोमियम 3+ स्लैश क्रोमियम 2+ क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, कम होगा या मोर नेगेटिव होगा। क्योंकि मेरे को पता है जिसका 3+ स्टेबल होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा, जिसका +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। बस हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये डाटा जो हमारा पास है, डाटा है, उस डाटा को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्रोमियम 3+ स्टेबल है, क्रोमियम 3+ स्टेबल है, इसके वजह से उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा। देखो डाटा से तो आपको पता चल रहा है ना, क्रोमियम का वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि इसका +3 वाला क्या है, स्टेबल है। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं वानाडियम के बारे में देखूंगा, अगर मैं वानाडियम, तो एक वानाडियम 3+, अगर वानाडियम 3+ के बारे में बात करेंगे, देखो स्कांडियम टिटानियम का बात क्या है, वानाडियम ये D2, ये क्या है D3S2 ना। अगर 3+ तो यहाँ पे क्या होगा, एक D2 वाला कॉन्फ़िगरेशन। अगर D2 वाला कॉन्फ़िगरेशन तो ये होगा T2G2 Eg0 होगा, T2G2 Eg0 होगा। अगर हम कंपेयर करेंगे वानाडियम 2+, तो वानाडियम 2+ एक D3 है, D3 मतलब क्या है ना, T2G3 Eg0। अभी T2G3 वाला क्या है, हाफ फील्ड, तो मतलब वानाडियम का कौन सा वाला स्टेट स्टेबल है, 2+। अगर ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, वानाडियम 3+ वानाडियम 2+, तो वानाडियम का 2+ ज्यादा स्टेबल हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ वानाडियम 3+ इतने स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल। अगर 3+ लेस स्टेबल है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल
इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर 3+ कम स्टेबल हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ना ज्यादा होगा। देखो क्रोमियम से भी ये ज्यादा है। अभी अभी उससे पहले वाला क्या बताया था मैंने, क्रोमियम, क्योंकि बताया था क्रोमियम का 3+ स्टेबल है, याद आ रहा है। तो इसके जो पहले मैंने बताया था क्रोमियम 3+, अगर क्रोमियम 3+ स्टेबल है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जो हमको मिला था। अभी क्रोमियम के साथ मैं वानाडियम को कंपेयर कर रहा हूं, तो वानाडियम 3+ वानाडियम 2+ से हमको क्या मिल रहा है ना, वानाडियम 3+ कम स्टेबल है, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो क्रोमियम से वानाडियम का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। क्रोमियम से वानाडियम का वैल्यू ज्यादा है। समझ में आ रहा है बात। अभी आते हैं आयरन के पास। अगर हम आयरन का कंसीडर करेंगे दो ऑक्सीडेशन स्टेट, एक आयरन 2+, एक आयरन 3+, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट हम कंसीडर कर रहे हैं। एक क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसके बारे में बात करेंगे, E0 M3+ M2+। तो आयरन 2+ में D6 होता है और आयरन 3+ में D5 होता है। D5 मतलब क्या है ना, T2G3 Eg2, जो एक हाफ फील्ड, क्योंकि D5 वाला क्या है, हाफ फील्ड, और जिसका हाफ फील्ड, जिसके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या है ना, स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो ये वाला स्टेबल, तो मतलब आयरन का कौन सा वाला स्टेट स्टेबल हुआ, आयरन 3+ किससे ना, आयरन 2+ से। अगर एक एलिमेंट, एक मेटल का 3+ स्टेबल हो रहा है, 3+ स्टेबल हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो इसको हम कंपेयर करने वाले मैंगानीज के साथ। इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे ना, मैंगानीज के साथ। अगर हम मैंगानीज का दो ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करेंगे, मैंगानीज 2+, मैंगानीज 3+, तो मैंगानीज 2+ एक D5 है और मैंगानीज 3+ एक D4 है। D5 D4 में से कौन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल ना, D5 वाला स्टेबल, क्योंकि हमको पता है ना D5 एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो मैंगानीज का 2+ स्टेबल, मैंगानीज का 2+ स्टेबल, मतलब ये हुआ मैंगानीज 3+ लेस स्टेबल। जिसका 3+ लेस स्टेबल उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो E0 ऑफ मैंगानीज 3+ स्लैश मैंगानीज 2+, ये वैल्यू ज्यादा होगा। और आयरन में हमको क्या मिला ना, E0 ऑफ आयरन 3+ आयरन 2+, ये वैल्यू कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन के लिए कौन सा वाला स्टेबल है, आयरन +3। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, जिसका +3 स्टेबल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जिसका +3 कम स्टेबल है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अगर हम मैंगानीज आयरन के लिए कंपेयर करेंगे तो हमको ये दिख रहा है मैंगानीज का 2+ स्टेबल, इसका मतलब मैंगानीज 3+ उतना स्टेबल नहीं है कंपेयर टू 2+। अगर हम आयरन के बारे में बात करेंगे, आयरन में 3+ ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आयरन 3+ में हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन आपको दिख रहा है। तो आयरन का 3+ स्टेबल है, तो मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और मैंगानीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। डाटा चेक करो, मैंगानीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है आयरन से। बात समझ में आ रहा है। मैं जो ये डाटा दे रहा है ये मैं कंपेयर कर रहा हूं। मैंने क्रोमियम के साथ टिटानियम को कंपेयर किया, मैंगानीज के साथ आयरन को कंपेयर किया, तो ये मेरे को पता चलता है किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और कोबाल्ट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो मैंने क्रोमियम, वानाडियम, आयरन, मैंगानीज, ये जो चार मेटल को यहाँ पे मैंने तुम्हारे सामने एक्सप्लेन किया, तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका स्टेबल, फिर याद दिला देता हूँ, क्रोमियम का 3+ स्टेबल है, इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। वानाडियम का 2+ स्टेबल था बट 3+ अनस्टेबल, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम से ज्यादा है। अगर हम आयरन मैंगानीज कंपेयर कर रहे हैं तो आयरन केस में 3+ स्टेबल है और मैंगानीज केस में 2+ स्टेबल है, 3+ अनस्टेबल, इसलिए मैंगानीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है आयरन से। बट कोबाल्ट का हम रिडक्शन पोटेंशियल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से हम
एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और लास्ट जिंक के बारे में हम बताएंगे। जो डाटा यहाँ पे हमारे पास डाटा नहीं है बट हम तो एक्सप्लेन कर लेते हैं। जिंक अगर मैं बात करूंगा जिंक 2+, जिंक 3+, अगर बात करने वाले जिंक 2+, जिंक 3+, तो जिंक 2+ में D10 कॉन्फ़िगरेशन है और जिंक 3+ में D9 होगा। और D10 D9 से कौन ज्यादा स्टेबल? ऑब्वियसली D10 होगा, क्योंकि ये फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब है जिंक 2+ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल रहा है। और तो इसका मतलब है जिंक 3+ क्या होगा? अनस्टेबल होगा। और जिसका 3+ अनस्टेबल होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा पॉजिटिव है। तो ई नॉट ऑफ जिंक 3+, जिंक 2+ इज मोर पॉजिटिव, हाई वैल्यू होगा। बस ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, इसका कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल है? जिसका 3+ ज्यादा स्टेबल हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा। और जिसका 3+ अनस्टेबल है, 2+ स्टेबल, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है ई नॉट ऑफ manganese 3+, manganese 2+ is more positive than E naught of iron 3+, iron 2+ and E naught of chromium 3+, chromium 2+। ये दो रिडक्शन पोटेंशियल से manganese का रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव क्यों है? ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। तो मैंने इसको भी एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं। कैसे ना? मैंगनीज का 3+ अनस्टेबल, 2+ स्टेबल, इसलिए ज्यादा वैल्यू होगा। बट आयरन, क्रोमियम के मैंने पहले में क्रोमियम के बारे में बताया था। तो क्रोमियम 3+, क्रोमियम 2+ में से क्रोमियम 3+ ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके पास हाफ पील था ना, T2G3। तो इसके वजह से क्रोमियम का 3+ स्टेबल, तो इसका वैल्यू कम है। आयरन का कौन सा वाला स्टेट स्टेबल है? 3+ स्टेबल है, तो कम है। देखो ये मैंगनीज के साथ क्वेश्चन में दे रहा है आयरन क्रोमियम, तो मैंगनीज का 3+ अनस्टेबल, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। आयरन का 3+ स्टेबल, तो इससे कम होगा। और क्रोमियम का भी 3+ स्टेबल, इसके वजह से इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल मैंगनीज से कम है। बस ये आपको लिखना है, ठीक है? ये क्वेश्चन है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। अगर सचमुच आपको ये समझ में आ रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे मैंने ट्रिक बनाया, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। अगर ये पसंद नहीं आया है तो ये भी लिखना, ये पसंद नहीं आया है ट्रिक, तो मैं दोबारा इसके बारे में अच्छे से सोचूंगा। अभी हम बात करने वाले हैं ट्रेंड्स इन ई नॉट ऑफ M2+ M। तो ये 2+ के बारे में अभी तो लास्ट पॉइंट क्या था ना? 3+ 2+ कंपैरिजन था। अभी 2+ 0 स्टेट का कंपैरिजन होगा। तो इसका जो निमोनिक मैंने ट्रिक बनाया आपके लिए, मैं ये रख रहा हूं। तो रिडक्शन पोटेंशियल याद रखने के लिए ट्रिक है टाइड भीम चोर 20 जन, मतलब 20 आदमी है, फिर कोई नहीं तो इसका सिनेरियो ऐसे सोच लो। एक दुकान है, एक शॉप है। शॉप में क्या क्या है ना? टाइड है, जो वॉशिंग पाउडर, टाइड है, भीम है, ठीक है। चोर ने 20 चोर, कितने चोर? 20 चोर। 20 चोर ने जाके वो शॉप लूटना चाहते हैं। तो ये चोर इतने ईमानदार है तो ये केवल टाइड भीम को ही ले गए। तो कॉप को ये दिलासा दिया गया
तो ये जो 27 केवल टाइड बीम को लूटने आ रहे हैं, तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो फिर कोई नहीं कॉप, मतलब कॉप को ये बोला जाता है तुम्हारे लिए कोई चोर नहीं आ रहा है। जो चोर आ रहा है किसके लिए आ रहा है ना, टाइड भीम चुराने के लिए। याद आ रहा है निमोनिक समझ में आ रहा है। तो एक शॉप में क्या है ना, एक शॉप में टाइड है, भीम है और कॉप है। 20 चोर आ रहे हैं उसको लूटने के लिए, दुकान लूटने के लिए। तो वो जो चोर किसको लूटेंगे ना, टाइड भीम को ही लूटेंगे। बट कॉप को ये बता जा रहा है तो वो जो 20 चोर ये केवल टाइड भीम को लूटने के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हारे लिए कोई भी चोर नहीं आ रहा है, तो मतलब तुम सेफ हो। ठीक है, निमोनिक याद आ गया, याद आ रहा है निमोनिक, याद हो रहा है ना। तो टाइड भीम चोर 21 फिर कोई नहीं कॉप। देखो टाइड का मतलब है टिटानियम, टाइड का मतलब क्या, टिटानियम। यहाँ पे भीम में दो है, भानाडियम में मैंगनीज है। ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल बराबर है। ये कौन सा वाला रिडक्शन पोटेंशियल ना, E नॉट ऑफ M2 प्लस M, ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल। चोर में क्या है, क्रोमियम है। 20 का मतलब क्या है, +2 एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक +2 स्टेट में एक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों मतलब क्या है, जिंक। फिर में क्या है, आयरन, कोई नहीं, मतलब यहाँ पे कोई में मतलब क्या है, कोबाल्ट नहीं, मतलब निकेल। कॉप मतलब Cu, यहाँ पे P का मतलब क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे P का मतलब क्या है ना, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है। देखो एक पॉइंट याद रखना, टिटानियम, भानाडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। इसका मतलब ये सबसे लोएस्ट वैल्यू किसका है, टिटानियम का। अभी मैं E नॉट ऑफ M3 प्लस M का ऑर्डर लिख रहा हूँ। सबसे कम वैल्यू टिटानियम, उसके बाद भानाडियम, मैंगनीज का बराबर है क्योंकि भीम एक वर्ड में है दो, इसलिए इसे याद रखना बराबर होगा। उससे ज्यादा है क्रोमियम, उससे ज्यादा है जिंक, उससे ज्यादा है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, सबसे हाईएस्ट किसका है, कॉपर का। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर याद हो जाएगा। आई थिंक ये याद हो जाएगा। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना। तो ये ट्रिक आपको ऐसा है, प्लीज जरूर बताना, क्योंकि मेरे को ये हौसला बढ़ेगा। ट्रिक समझ में आ रहा है, ट्रिक याद आ रहा है, ट्रिक अच्छे लग रहा है, तो ये कैसे मेरे को पता चलेगा। आप कमेंट करके जरूर बताना मेरे को ट्रिक कैसे आपको लग रहा है। ठीक है, चलो ये तो याद हो गया। देखो यहाँ पे जो कॉप मैंने लिख दिया, कॉप में मतलब क्या है, कॉपर। कॉपर का सबसे रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट। यहाँ पे P का मतलब क्या है, पॉजिटिव। अकेला ऐसा कॉपर है 3D सीरीज में ओनली कॉपर का ये 2 प्लस M वाला रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। नहीं तो बाकी सभी के लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। ये याद रखना। क्या मैंने बोला ना, कॉपर के लिए E नॉट M2 प्लस M, ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। और बाकी जितने हैं टिटानियम, भानाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी के लिए E नॉट ऑफ M2 प्लस M का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। पहला पॉइंट हो गया। अगर क्वेश्चन में दे देगा, कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, E नॉट ऑफ M2 प्लस M पॉजिटिव 4, ये किसके लिए पॉजिटिव है, इनमें से किसके लिए M2 प्लस M वाला पॉजिटिव, आपको पता होना चाहिए। कॉपर के लिए पॉजिटिव होगा। मैंने कैसे भी आपको याद रखना है बता दिया, कॉप मतलब कॉपर का पॉजिटिव। ठीक है, निमोनिक आपके सामने है, कैसे याद रखना है, लेफ्ट टू राइट वाला मैंने बता दिया। सबसे लोएस्ट किसका है, टिटानियम का, सबसे हाईएस्ट कॉपर का, और भानाडियम, मैंगनीज में रिडक्शन पोटेंशियल बराबर वैल्यू है। कैसे याद रखना है ना, ये दो भानाडियम, मैंगनीज एक ही वार्ड में है, भीम, तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, देखो। और दूसरा पॉइंट, ये जो मैंने यहाँ पे 7 मेटल लिखा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, these metals liberates hydrogen gas
फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अगर दे देगा इनमें से 3D सीरीज मेटल में से कौन सा वाला मेटल डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। कॉपर नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, कॉपर कैनॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ठीक है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पे जितने और बाकी जो 3D सीरीज मेटल है सभी ने डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ट्रिक याद हो गया। चलो, कौन सा मेटल पॉजिटिव बता दिया, कौन हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, कौन नहीं करके बता दिया। तीसरी पॉइंट को आते हैं। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे जो कॉपर है, मैंने यहाँ पे बोला कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो ऐसा क्यों है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्यों पॉजिटिव है। अभी हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। फॉर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल ना, M2 + M, ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का पॉजिटिव क्यों है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जो रिडक्शन पोटेंशियल का, इसका ना 2 + M 0 स्टेट। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बता देता हूँ। तो पहले आपको ये याद रखना होगा, अगर M2 + M वाला ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा तो M2+ क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अगर ये वैल्यू ज्यादा हो रहा है तो रिडक्शन फेवरेबल होगा, तो M2+ अनस्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। अगर ये E0 वैल्यू, जैसे मैंने 3+ में बताया था, अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा, लेस होगा, तो यहाँ पे M2+ क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो जिसका M2+ स्टेबल होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जिसका 2+ स्टेबल नहीं होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं, वानाडियम एंड क्रोमियम। तो वानाडियम 2+, क्रोमियम 2+। वानाडियम 2+ क्या होता है, D3, क्रोमियम 2+ क्या है, D4 है। तो वानाडियम 2+ D3 इसका कन्फ्यूजन होगा T2G3 Eg0, T2G3 मतलब हाफ फील्ड। तो यहाँ पे अगर D4 हम लिखेंगे T2G3 Eg1, ये दो कॉन्फ्रेंस को कंपेयर करो, T2G3 Eg0, T2G3 Eg1, तो T2G3 एक हाफ फील्ड है, तो इसके वजह से वानाडियम 2+ स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है किससे ना, क्रोमियम 2+। अभी मैंने बताया जिसका 2+ स्टेबल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं E0 ऑफ वानाडियम 2+ / वानाडियम, अगर E0 ऑफ क्रोमियम 2+ क्रोमियम, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो अगर क्वेश्चन में दे देगा इनमें से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो हमको ऐसे याद रखना है वानाडियम 2+ स्टेबल है और जिसका +2 वाला स्टेबल होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। मतलब वानाडियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम से क्या है, कम है। अगर इसके लेके हम ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ में रिडक्शन पोटेंशियल E0 ऑफ M2+ M रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टिटानियम है, यहाँ पे वानाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, लास्ट में क्या है, जिंक। तो सबसे कम है टिटानियम का। देखो अभी वानाडियम क्रोमियम से किसका कम हुआ, वानाडियम, क्रोमियम ज्यादा है, तो मान लो ये वानाडियम का, ये क्रोमियम का, तो ये वानाडियम का, ये क्रोमियम का, ये किसका है, टिटानियम का। समझ में आ रहा है, टिटानियम वानाडियम अभी हमने कंपेयर किया ना, तो टिटानियम वानाडियम क्रोमियम से किसका हमको कम नजर में आ रहा है, वानाडियम क्रोम नजर में आ रहा है, क्योंकि वानाडियम का 2+ स्टेबल है। और दूसरी कंपेयर करें, जल्दी में कंपेयर करेंगे, ऐसे में कंपेयर कर रहा हूँ, बात को ठीक से समझ लेना, ऐसे में कंपेयर कर रहा हूँ। अभी आते हैं क्रोमियम मैंगनीज, क्रोमियम 2+, मैंगनीज 2+।
क्रोमियम 2 प्लस D4 है, मैंगनीज 2 प्लस D5 है। D5 मतलब हाफ फील्ड है ना, D5 मतलब हाफ फील्ड है, तो मतलब क्रोमियम 2 प्लस मैंगनीज 2 प्लस, तो मैंगनीज 2 प्लस क्या है, स्टेबल है, तो जिसका 2 प्लस स्टेबल होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं E नॉट ऑफ क्रोमियम 2 प्लस क्रोमियम ये ज्यादा होगा इससे ना, E नॉट ऑफ मैंगनीज 2 प्लस मैंगनीज। बात समझ में आ रहा है? जिसका मैं इसे ऐसे ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूं, जिसका 2 प्लस स्टेबल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो क्रोमियम 2 प्लस से मैंगनीज 2 प्लस स्टेबल है, तो इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पे देखो था, यहाँ पे था किसका, क्रोमियम, क्रोमियम से मैंगनीज कम होगा तो नीचे आएगा, ये मान लो मैंगनीज, ये नीचे आ गया। तो मैं जो ट्रिक में क्या बताया था, भानाडियम और मैंगनीज का क्या होता है, बराबर होता है, एक ही लाइन में मैंने मेंशन किया। ये क्रोमियम, क्रोमियम से मैंगनीज कम हो रहा है, तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया क्रोमियम से मैंगनीज का रिडक्शन पोटेंशियल क्यों कम हुआ। देन कंपेयर करेंगे मैंगनीज के साथ आयरन, देन कंपेयर करेंगे मैंगनीज के साथ आयरन। अभी आयरन 2 प्लस, अभी आयरन 2 प्लस, आयरन 2 प्लस क्या है, D6। अभी मैंगनीज 2 प्लस में क्या है, D5। D6 D5 में कौन ज्यादा स्टेबल है, D5। फिर भी वही बात ना, D5 क्या है, हाफ फील्ड है, तो D5 ज्यादा स्टेबल होगा। जिसका जिसका प्लस 2 स्टेबल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो मतलब मैंगनीज का कम होगा, आयरन का ज्यादा होगा। ऐसे हम बोल पाएंगे ना, E नॉट ऑफ आयरन 2 प्लस स्लैश आयरन ये ग्रेटर देन E नॉट ऑफ मैंगनीज 2 प्लस मैंगनीज, तो आयरन का ज्यादा होगा। अभी ये ऊपर जाएगा, मैंगनीज से आयरन क्या होगा, ऊपर जाएगा। ये आयरन का ऊपर चला गया, मैंगनीज से आयरन ज्यादा है। अभी बात करेंगे आयरन के साथ, अभी बात करेंगे आयरन। देखो आयरन को बाद हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज यहाँ पे याद रख लेना, आयरन से कोबाल्ट, आयरन से कोबाल्ट इंक्रीज होता है, ट्रिक मैंने बता दिया था, आयरन से कोबाल्ट इंक्रीज, कोबाल्ट से निकेल भी इंक्रीज, कोबाल्ट से ये निकेल है। अभी निकेल कॉपर के बारे में कंपेयर करेंगे, निकेल कॉपर कंपेयर करेंगे, निकेल 2 प्लस कॉपर 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस D9 है, निकेल 2 प्लस क्या है, D8 है। D8 मतलब T2G6 Eg2 होगा, ये फुल फील्ड, ये हाफ फील्ड। और अगर D9 के बारे में बात करेंगे T2G6 Eg3, तो यहाँ पे फुल फील्ड है, तो बट यहाँ पे हाफ फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है ना, T2G6 फुल फील्ड है, Eg2 हाफ फील्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगर निकेल 2 प्लस ज्यादा स्टेबल है कॉपर 2 प्लस से, तो हम ये बोल पाएंगे E नॉट ऑफ निकेल 2 प्लस स्लैश निकेल और E नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस स्लैश कॉपर, जिसका प्लस 2 स्टेबल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो मतलब निकेल का कम होगा, उससे ज्यादा है कॉपर, तो कॉपर का बहुत ज्यादा है, मान लो यहाँ ये हो गया कॉपर का, ये किसका है, कॉपर का है, तो निकेल से बहुत ज्यादा है कॉपर का, ठीक है, क्योंकि निकेल 2 प्लस कॉपर 2 प्लस में से कौन ज्यादा स्टेबल है, निकेल 2 प्लस। निकेल 2 प्लस क्यों स्टेबल है, इसके बाद T2G6 Eg2 है, और ये हाफ फील्ड होने, ये फुल फील्ड हाफ फील्ड मतलब ये स्टेबल, तो इसलिए इसका कम होगा। अभी कॉपर के साथ जिंक को कंपेयर करेंगे, कॉपर जिंक, कॉपर एंड जिंक, तो कॉपर 2 प्लस जिंक 2 प्लस, जिंक 2 प्लस D10 है, कॉपर 2 प्लस D9 है। D10 मतलब फुल फील्ड, ये फुल फील्ड, तो ये ज्यादा स्टेबल है। अगर जिंक 2 प्लस ज्यादा स्टेबल है तो E नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस स्लैश कॉपर और E नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस स्लैश जिंक, जिसका प्लस 2 स्टेबल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो मतलब कॉपर से जिंक कम है तो नीचे आएगा, मैंने कॉपर को यहाँ पे ऊपर ले गया था क्योंकि निकेल से कॉपर ज्यादा है, और कॉपर से नीचे आएगा, ये मान लो ये जिंक।
ठीक है, तो ये देखो टिटानियम, भानाडियम, क्रोमियम इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ मैंगानीज। मैंगानीज रिडक्शन पोटेंशियल क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि मैंगानीज का 2+ स्टेबल है। फिर इंक्रीज हुआ आयरन, फिर कॉपर, निकेल, निकेल से कॉपर इंक्रीज हो गया। कॉपर क्यों इंक्रीज हुआ? ना कॉपर का +2 कम स्टेबल है, निकेल 2+ है, तो जिसका +2 ज्यादा स्टेबल है, जिसका 2+ ज्यादा स्टेबल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो निकेल का 2+ स्टेबल है, कॉपर 2+ है, तो इसलिए कॉपर का ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, निकेल का कम है। अभी मैं कॉपर जिंक को कंपेयर किया था, कॉपर 2+ जिंक 2+, मेरे को पता चल रहा है जिंक 2+ D10 है, तो D10 मतलब फुलफिल, वो ज्यादा स्टेबल है, इसके वजह से जिंक 2+ स्टेबल, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, तो कॉपर का कम आ गया। अगर मैं ये लाइन को 0 मान के चलूंगा, ये लाइन को मैं 0 मान के चलूंगा, तो 0 से नीचे है क्या है? नेगेटिव, 0 से ऊपर क्या है? पॉजिटिव। एक अकेला ऐसा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो वो कौन है? ना कॉपर। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो ये था ग्राफ, ये ग्राफ भी एनसीईआरटी में है। तो मैंने कुछ यहाँ पे ट्रिक बताया आपको, 2 ट्रिक मैंने बताया। तो रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे याद रखेंगे? तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो किसका हाईएस्ट है, किसका लोएस्ट है। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आया है। अगर ये ट्रिक सच में आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना तो आपको पसंद आया है। तो रिडक्शन पोटेंशियल को मैंने एक्सप्लेन किया, कैसे याद रखेंगे। तो कुछ हम एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी मैंने बताया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बताया। मैंने यहाँ पे जो ट्रिक बताया, ये ट्रिक याद रखना जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा प्लीज़ देखना, तो वीडियो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर अब बात करने वाले हैं E0 ऑफ कॉपर 2+ क्लास कॉपर, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये क्यों है, तो बात करने वाले। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, कॉपर सॉलिड स्टेट में वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2+, मीडियम एक्वेस है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो मैंने जो पहले बताया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली लॉस नहीं हो पाएगा, पहले कॉपर सॉलिड को हम कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉपर गैसियस स्टेट में, उसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, कॉपर 2+ हो जाएगा, मतलब अभी आयन गैसियस स्टेट में, फिर पानी डालेंगे तो ये एक्वेस मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सॉलिड से गैस कन्वर्सन के लिए हमको क्या चाहिए? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और सेकेंड स्टेप में यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आयनेशन कंसीडर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसलिए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी एंड इसके साथ हम ऐड करने वाले सेकेंड आयनेशन एनर्जी। और गैसियस स्टेट कॉपर 2+ गैसियस स्टेट में एक्वेस मीडियम को कन्वर्ट हो रहा है, तो मीडियम एक्वेस बनाने के लिए हमको पानी डालना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम कंसीडर करने वाले एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये पूरा रिएक्शन, तो मतलब कॉपर से कॉपर 2+, ये ऑक्सीडेशन के लिए, ये ऑक्सीडेशन 3 स्टेप में हो रहा है, तो ये पूरा रिएक्शन का टोटल एंथैल्पी चेंज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ना हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस फर्स्ट आयनेशन एनर्जी प्लस सेकंड आयनेशन एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एक चीज मार्क करो, तो ये जो तीनों टर्म एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड फर्स्ट सेकंड आयनेशन एनर्जी, ये 2 टर्म क्या होता है? एंडोथर्मिक, मतलब इसका डेलेस वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। तो हमारा मुद्दा ये है, तो मैंने बता दिया E0 ऑफ कॉपर 2+ कॉपर क्या है? पॉजिटिव। ये वैल्यू से पता चलता है कॉपर 2+ से कॉपर रिडक्शन फेवरेबल होता है। क्या मैंने बोला? तो यहाँ पे जो मैंने बताया था, एक ही मेटल 3D सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वैल्यू से हमको ये समझ में आ रहा है, तो कॉपर 2+ से कॉपर ये रिडक्शन फेवरेबल है। बट हम एक्सप्लेन क्या करने वाले हैं, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है ना, ये डिपेंड करेगा। ये जो मैंने लिख दिया यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव इसलिए है, तो ये तीनों का पॉजिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का वैल्यू कम है। रीजन क्या है? सुन पा रहे हो रीजन क्या है? कॉपर 2+ से कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है? ना एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी,
ये तीनों का सम ज्यादा है और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन उससे कम है, ठीक है। इसके वजह से ये रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। अगर मैं ये सोचूंगा, अगर मैं चाहता हूं कॉपर से कॉपर 2+ ये ऑक्सीडेशन फेवरेबल हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए था ना, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये तीनों का सम कम होना चाहिए था और एंथैल्पी मतलब लोएस्ट पॉजिटिव, लो पॉजिटिव होना चाहिए था और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मोर नेगेटिव होना चाहिए था। अगर ये सिचुएशन आ गया, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मोर नेगेटिव एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये तीनों का सम कम पॉजिटिव है, तभी जाके कॉपर से कॉपर 2+ ये ऑक्सीडेशन फेवरेबल होता। बट ऐसा नहीं है, कॉपर 2+ का कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है कॉपर 2+ से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल फेवरेबल है। रीजन क्या है ना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कम नेगेटिव है, मतलब इसका वैल्यू कम है और ये तीनों का सम का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इसके वजह से रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। अगर ये टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये टर्म समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने, मैं एग्जांपल लेके आ रहा हूं। तो मान लो तुम कोई भी एक चीज खरीद रहे हो जिसका कॉस्ट है 1 लाख। फिलहाल अभी तक तुम्हारे पास 1 लाख रुपीस नहीं है, बट तुमको वो चीज चाहिए, एक चीज इसका कॉस्ट है 1 लाख रुपीस, ठीक है। तुम इसको खरीदना चाहते हो, तुम्हारे पास ये रुपया नहीं है, तुम किसी से 1 लाख रुपीस उधार लाए हो, मतलब बोरो किया तुमने 1 लाख, उसके बाद वो चीज तुमने खरीद लिया। तो तुमने जो 1 लाख रुपीस उधार लिया, तो ये 1 लाख रुपीस तो तुमको चुकता करना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपीस तुमने उधार लिया है, वो 1 लाख रुपीस तुमको चुकता करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर तुमका मंथली इनकम 1 लाख से ज्यादा है, मतलब तुम्हारा इनकम बहुत कम है, कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी तुमको 1 लाख रुपीस का उधार नहीं देगा, तो तुम 1 लाख रुपीस तभी किसी से उधार ले पाओगे जब तुम्हारा 1 लाख का लौटाने का हैसियत हो। तो इसका मतलब है जो चीज हम उधार लाते हैं उसके जो हम वापस करेंगे वो ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब ये जो चीज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, ये वैल्यू कम पॉजिटिव हो, तो मतलब मैंने कम उधार किया, और एंथैल्पी हाइड्रेशन मोर नेगेटिव हो, मतलब मैं ज्यादा इनकम है मेरा, मैंने उधार कम किया, मेरा इनकम ज्यादा है, तो अभी जाके तो मैं उधार ले पाऊंगा और चुकता कर पाऊंगा, ठीक है। तो कॉपर से कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन फेवरेबल तब होगा जब ये तीनों का सम कम वैल्यू होगा, मतलब लो पॉजिटिव होगा, और एंथैल्पी हाइड्रेशन मोर नेगेटिव होगा। बट फिलहाल सिचुएशन ऐसा नहीं है। सिचुएशन क्या है ना, ये तीनों का सम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और एंथैल्पी हाइड्रेशन वैल्यू कम है, इसलिए ये इसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो इसके वजह से कॉपर 2+ कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आया समझ में? आई थिंक समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है प्लीज वीडियो को दोबारा चेक कर लेना, ठीक है।